Good morning everyone. Myself is Rakesh Ardivansas. Today I am discussing about on topic which is chemistry in everyday life. ठीक है, जनरल साइंस का एक टॉपिक है केमिस्ट्री दैनिक जीवन में। रसायन विज्ञान जो है वो अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम में आती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं और डिस्कशन में देखते हैं कि क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल, यानी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस काम में आते हैं। पहली बात, अब वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं, वो किस टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे जनरल, आपका जो हाउस कंस्ट्रक्शन करना है वहाँ पर जो सीमेंट काम में आता है, सीमेंट में जो केमिकल सब्सटेंस काम में आता है वो अपने डेली लाइफ का ही पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो आपकी जो बायोलॉजी है बॉडी का या मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उनके अंदर पार्ट लेते हैं। बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आपकी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स के फंक्शन करते हैं। लाइक एंजाइम इज़ अ प्रोटीन। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैटालाइज करवाने का काम करता है, इसलिए हम लोग एंजाइम को बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं, विच इज़ केमिकल सब्सटेंस। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो अपने दैनिक जीवन में, यानी डेली लाइफ में काम में आते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो मतलब कि क्या करते हैं, कैटाबोलाइज करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एनाबोलाइज भी करवाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि छोटे छोटे हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ अदर कंपाउंड बनाएंगे, कुछ अदर कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, या कुछ ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल होगा जो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटेगा। बट दे आर यूज इन आवर लाइफ, अपनी लाइफ के अंदर वो ज़रूरी है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इन केमिकल कंपाउंड के बिना हमारे जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये होना बहुत नेसेसरी है, इनके बिना हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरीके से ऐसा बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी और कोई मुझे मतलब कि कोई ऐसा आश्चर्य भी नहीं होगा कि केमिकल कंपाउंड के बिना वी कैन सर्वाइव, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो आप लोग जानते हैं कि केमिकल कंपाउंड आपके लाइफ में हर जगह काम में आता है। जब आप सुबह उठते हैं तो रात को सोते हैं तो कम से कम आपको 100 से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस से सफ़र करना पड़ता है। वो सब केमिकल सब्सटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं, चाय के अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है, एल्कलॉइड होता है थीन, उसके बिना आपकी नींद भी नहीं उड़ती है। तो अब आप सोचिए कि आपकी लाइफ के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस का कितना यूज़ है, और बिना इन केमिकल सब्सटेंसेस के हम लोग लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, एसिड। व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस, एसिड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एसिड का सोर्स क्या क्या होता है, बेस का टाइप कौन कौन सा होता है, बेस का सोर्स क्या क्या होता है, एसिड किसके साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या देगा, और बेस किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, उसका क्या प्रोडक्ट होगा। एसिड और बेस से कंसर्निंग जो थ्योरीज है, जैसे आर्नियस थ्योरीज हो गया, है ना, लुईस थ्योरीज हो गई, ब्रास्टन एंड लॉरी कॉन्सेप्ट हो गया, ये जो कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। मैंने बोर्ड पर नोट डाउन किया है, बोर्ड पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको एक टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, एसिड, ACID, एसिड कहते हैं। ये एक जनरल साइंस का टॉपिक है मित्रों, और स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जनरल साइंस का टॉपिक है और मैं जनरली इसके ऊपर डिस्कशन करता हुआ चलूँगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। ये वीडियो उन लोगों तक सबके साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम भी दे देते हैं और जो 10th बोर्ड के एग्जाम में भी बैठेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला वीडियो है। सो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एसिड क्या होता है? एसिड दैट मीन्स एक टर्म है एसिड, जो कि आपके मतलब कि एक लैटिन वर्ड, कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड जो होता है, एक लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन, ठीक है, लैटिन एक लैंग्वेज है, दिस इज डेड लैंग्वेज। एक छोटा सा नॉलेज दे देता हूँ, डेड लैंग्वेज किसको बोलते हैं आप लोग? ऐसी कोई लैंग्वेज जिसको वर्तमान में, यानी इन प्रेजेंट टाइम, नोबडी आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, मतलब ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि उस भाषा को बोलता हो या उस भाषा के बारे में कोई जानकारी रखता हो, उसको हम लोग डेड लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया। तो लैटिन वर्ड से लिया गया है एसिडस, एक एसिडस जो वर्ड है उससे इस टर्म को कॉइन किया गया है, एसिड को, और जिसका मीनिंग होता है श्योर, यानी खट्टा। एसिडस का मीनिंग क्या होता है? खट्टा होता है। सेकंड, अगर इसकी प्रॉपर्टी पर आप जाएंगे, एसिड आर श्योर इन टेस्ट, यानी खट्टा होता है। मतलब जब आप इसको
इसका टेस्ट करेंगे जनरली तो आपको खट्टा टेस्ट आएगा। जैसे अगर आपने सिट्रस जो है ये लीमन अगर टेस्ट किया है, काट के लीमन को अगर टेस्ट किया तो आपको खट्टा लगा होगा, है ना। टैमरिंड को अगर आपने खाया है तो आपको खट्टा लगा होगा। ऑरेंज अगर आपने खाया है तो वो खट्टा लगा होगा। दैट मीन्स उनमें कहीं ना कहीं एसिड प्रेजेंट है। वो कौन कौन से एसिड है हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एसिड उनमें हो सकते हैं। तो मैं अभी आपको जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एसिड की, कि एसिड की क्या जनरल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। मैंने पहला बताया आपको द टर्म्स एसिड टेकन्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस, दैट मीन्स श्योर। दैट मीन्स क्या होता है, श्योर होता है। ये जो लैटिन वर्ड है एसिडस, इसका मीनिंग क्या होता है, श्योर होता है। और इसीलिए इसकी मतलब कि अगर एसिड का टेस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वो कैसा होगा, श्योर होगा। हालांकि अगर सर ने ऐसा बता दिया टेस्ट श्योर होता है लीमन का और टैमरिंड का, तो आप ऐसा प्रयास ना करें कि एसिड की बोतल हो और आप मुँह में डाल लें। नहीं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। सो प्लीज़ कीप अवॉइड, आप इसको क्या करें, अवॉइड करें, ऐसा काम नहीं करना है। The initial property of acid is that they convert the blue litmus into the red। मतलब कि एक लिटमस पेपर होता है जिसको एसिड जो है वो क्या करता है, जब आप एसिड में उसको डिप करेंगे, क्या करेंगे, तो वो जो ब्लू लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी एक इनिशियल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इनिशियल प्रॉपर्टी होती है। एसिड इज अ केमिकल कंपाउंड, एसिड इज केमिकली कंपाउंड, यूजुअली ए लिक्विड। मतलब जनरली ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दैट कंटेन हाइड्रोजन। इसके अंदर कौन से आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। एंड इट हैज़ द pH बिलो द 7 या लेस देन 7, यानी 7 से कम होती है इसकी pH। किसके, एसिड की जो pH है वो किससे कम होती है, 7 से कम होती है। अगर आप pH स्केल के अंदर जाएंगे तो 7 से अगर नीचे के जो कंपाउंड है जिनकी pH 7 से नीचे हैं वो सारे किस में कंसिडर किए जाएंगे, वो एसिड में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है। एसिड ऑन रिएक्शन विद द मेटल गिव हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड किसके साथ रिएक्शन करे, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अगर एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक तो इसका प्रोडक्ट बनेगा साल्ट, दूसरा इसका जो सब प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, तो एसिड को जैसे H2SO4 कोई एसिड है ना, H2SO4 कोई एसिड है जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इट इज़ किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड्स। ठीक है। इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट के फॉर्म में ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है। और कौन सी गैस निकलती है इसमें, हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टी पे डिस्कशन किया, पहली प्रॉपर्टी जिसका लैटिन वर्ड से लिया गया, सेकंड इसकी श्योर होता है टेस्ट में, तीसरा ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है। ये बात आपको याद रखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। एसिड केमिकली जो कंपाउंड है जो यूजुअली इन लिक्विड किसमें होता है, यूजुअली ये लिक्विड होता है। इट कंटेन हाइड्रोजन एंड द pH ऑफ द एसिड इज लेस देन 7। किससे कम होती है, 7 से कम होती है। अगर एसिड की रिएक्शन करवाई जाएगी मेटल के साथ, किसी भी मेटल कंटेनर में अगर आप एसिड को डाल दोगे तो वो रिएक्शन कर लेगा, क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, इसीलिए हम लोग एसिडिक जो भी सब्सटेंसेज होते हैं तो उसको हम लोग मेटालिक कंटेनर में नहीं रखते। बुजुर्गों ने आपको बताया होगा कि दही को कभी भी पीतल या ब्रॉन्ज की जो है थाली में या बर्तन में डाल के नहीं खाना चाहिए। वो डेंजरियस हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि वो एक टॉक्सिक एलिमेंट भी बना लेता है। क्योंकि एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन कर लेता है। द मेटल ऑक्साइड ऑन द ट्रीटिंग विद एसिड फॉर्म ए साल्ट एंड H2O। मेटलिक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, यानी मेटल की और ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनने वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, उनके साथ अगर एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो HCl के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या बनाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड और H2O बनाता है, जो एक प्रकार का साल्ट होता है। ये क्या है बेटा, ये तो क्या हो गया आपका, सॉल्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वाटर हो गया। क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर मेटलिक ऑक्साइड के साथ एसिड की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है,
मतलब इसका एक्वस जो सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन जो होता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, इसलिए इसको हम लोग विद्युत अपघटय, इट इज यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी विद्युत अपघटय के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। एसिड लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी ऑन द रिएक्शन विद द बेस। एसिड क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है, कब, जब उसको बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। किसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी, बेस के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तब वो क्या कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। और क्या करता है बेटा, रिमेन न्यूट्रल, वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, it is called neutralization reaction. And many times this types of the question is asked in the various types of the examinations. What is the neutralization reaction? When acid and base are react with each other, then acid क्या lost their property and remain neutral. अगर acid अपना property खो देता है और वो क्या हो जाता है, neutral हो जाता है, ऐसी रिएक्शन में क्या बनता है, salt का formation होता है। NaCl जिसको आप लोग common salt कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं NaCl को, और इसके साथ वाटर का फॉर्मेशन सब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ थी वो समझ में आई होगी कि मैंने आपके सामने एसिड की जो 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, मेन प्रॉपर्टीज़ है, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, और ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे कि एसिड का सोर्स क्या क्या है, यानी कि एसिड कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, और वो कौन कौन से कॉमन एसिड्स है जो आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था शुरुआत के अंदर, लीमन में भी एसिड मिलता है, टैमरिंड में भी एसिड मिलता है, विनेगर में भी एसिड मिलता है, ठीक है। आपका रेड एंट जो होता है उसका जो डंक होता है, स्टिंग होता है, उसमें भी आपको एसिड मिलेगा। इनके नाम मैं आपको बताता हूँ, यानी कि जैसे कि लीमन के अंदर जो होता है वो सिट्रस एसिड मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ऑरेंज में मिलता है, टैमरिंड में टर्मरिक एसिड, टार्टरिक एसिड मिलता है, एंड जो रेड एंट होती है उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। दैट काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द सोर्स आर प्रेजेंट इन द नेचर ऑफ एसिड। एसिड के अलग अलग सोर्स है, वो अलग अलग तरीके से फाउंड होता है। बहुत सारे एसिड होते हैं जो मतलब कि लेबोरेटरी के अंदर भी क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं, आर्टिफिशियली मेथड्स के द्वारा भी प्रिपेयर किए जाते हैं। और अलग अलग टाइप्स के एसिड्स भी होते हैं, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड जो होते हैं वो बेस होते हैं। तो उन एसिड्स के ऊपर हम लोग अपना अगला डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हमने अभी तक देखा था एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, ठीक है, उनके बारे में जाना था हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कि एसिड के सोर्स क्या है। मैंने बताया था आपको अलग अलग सोर्स हैं एसिड के, मतलब एसिड आपको नेचर में बहुत सारी जगह से मिलेगा। मैंने कुछ सोर्स नाम लिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड आपको कहाँ से मिलता है, विनेगर से मिलता है, जिसको आप सिरका कहते हैं। टार्टरिक एसिड टैमरिंड यानी इमली से मिलता है, इमली में जो है टार्टरिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे आप लोग विटामिन सी भी कहते हैं, है ना, जनरली बहुत सारे सब्सटेंस में ये मिलता है। ऑरेंज में विटामिन सी मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लीमन में भी विटामिन सी मिलता है कुछ क्वांटिटी में। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो भी ऑरेंज में मिलता है। किस में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है। फॉर्मिक एसिड रेड एंट में, रेड एंट का जो स्टिंग होता है, डंक जो होता है, उसमें आपको फॉर्मिक एसिड मिलता है। सिट्रिक एसिड लीमन में, नींबू में जो है वो सिट्रिक एसिड मिलता है। लीमन में कौन सा एसिड मिलता है, तो दिस इज सम काइंड ऑफ द सोर्स ऑफ एसिड जो आपने देखे हैं बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एसिटिक एसिड का सोर्स है विनेगर, टैमरिंड एसिड या टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड हो गया, एंड इसका जो एस्कॉर्बिक एसिड है जो उसका ऑरेंज है, फॉर्मिक एसिड जो है उसका रेड एंट हो गया, एंड सिट्रिक एसिड का जो सोर्स हो गया वो लीमन हो गया। मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए, जैसे एमिनो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। दिस इज़ वेरियस काइंड ऑफ एसिड एग्जांपल्स, मतलब एसिड के जो है अलग अलग टाइप्स के जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने लिखे हैं। नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 होता है उसको बोलते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है मिल्क में मिलता है, किस में मिलता है, छाछ, दही, कर्ड वगैरह के अंदर बनता है। आफ्टर द फर्मेंटेशन ऑफ द लैक्टोज शुगर, जब लैक्टोज शुगर का फर्मेंटेशन होगा तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। एज वेल यू नो, ठीक है। अमीनो एसिड्स, देन प्रोटीन्स का एक मोनोमर होता है अमीनो एसिड्स, है ना। बहुत सारे अमीनो एसिड्स अपने एनवायरनमेंट में, अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक प्रोटीन की सीक्वेंस को बनाने के लिए मिनिमम 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो 20 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है एक पॉलीमर होता है, ठीक है, और ये अमीनो एसिड उस पॉलीमर का
क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं, और ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, है ना, द अमीनो एसिड जॉइंट बाय द पेप्टाइड बॉन्ड एंड फॉर्म ए लॉन्ग चेन विच इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. दिस इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटीन. इट इज ऑल्सो नोन एज ए प्रोटीन. न्यूक्लिक एसिड विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच इज कॉल्ड DNA and RNA. DNA and RNA. Deoxyribose nucleic acid and deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid, जो दोनों के जो नाम हैं उनके अंदर प्रेजेंट शुगर के नाम पे बेस पे पड़ा है, उनके ऊपर रखा है. इनको न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोला था क्योंकि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये नाम इट्स टर्म्स इज गिवन बाय अल्टमन. ठीक है, अल्टमन ने ये नाम दिया था. अब बड़ी क्लासेस में जाएंगे जब इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सम काइंड ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ द रिटन ऑन द बोर्ड अबाउट एसिड्स. अलग अलग एसिड्स के मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं. सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, H2SO4 भी कहते हैं. क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, H2SO4 उसका फॉर्मूला होता है. जनरली हम लोग H2SO4 के नाम से इसको याद कर लेते हैं. H2SO4 होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं. क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HCl. क्या होता है बेटा, HCl होता है. नाइट्रिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है HNO3. क्या होता है, HNO3 होता है. फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH. इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH. ठीक है. एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का एक मैंने मूलानुपाती सूत्र जिसको हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं C6H8O6 लिखा है. ठीक है. एंड टार्टरिक जो एसिड है उसका C4H6O6 इसका फॉर्मूला होता है. तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने होते हैं, अच्छे से इनको याद करना होगा. ठीक है. अब हम बात करेंगे वीक एसिड और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड पर. क्या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और क्या वीक एसिड होता है. स्ट्रॉन्ग एसिड आप उसको बोलेंगे जो कि जब आप उसको क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अगर एसिड को अगर वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब वो क्या होता है कि उसका जो हाइड्रोजन और उसका जो दूसरा सब एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट रूप से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं. यानी कि हाइड्रोजन आपके पास नहीं बचता, तब उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे. अगर हाइड्रोजन उसमें रह जाता है कुछ क्वांटिटी में तब उसको मैंने कॉमनली आपको बताया है. तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. अगला अपना डिस्कशन जो है वो कंटिन्यू करते हैं वीक एसिड और वीक बेस पर. क्या होता है वीक एसिड और वीक बेस, मतलब किसको आप वीक एसिड बोलोगे और वीक बेस कहोगे. तो सॉरी, वीक एसिड क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. ठीक है, दो शब्द हैं. बेस का तो आप आज के वीडियो में हमने चर्चा ही नहीं की अभी तक. आगे जो इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे. आगे वाला जो कंटेंट है वो बेस का ही है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पे हम लोग डिस्कशन करते हैं. क्या होता है, सम एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन. कुछ ऐसे एसिड होते हैं जब आप उसको एक्वस सॉल्यूशन में लाते हैं तो वो कंप्लीट रूप से आयोनाइज्ड हो जाते हैं. यानी कि उसके जो दोनों एलिमेंट्स हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होता है पीछे नहीं उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता. जैसे कि HCl, H2SO4 और HNO3, अगर आप इनको क्या करवाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं. कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन उसका अलग हो जाता है. H2SO4 उसमें भी H2 और सल्फेट जो है, हाइड्रोजन और सल्फेट अलग आयोनाइज्ड रहेंगे. और HNO3 में नाइट्रेट और हाइड्रोजन. ठीक है. तो सम एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. सच एसिड्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाइस वर्सा. सम एसिड्स आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इज कॉल्ड वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. ठीक है. इनकी रिएक्शंस मैंने आपको एक तरीके से बता रखी है डिसोसिएशन की एक्वस सॉल्यूशन में. ठीक है. अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में इनको रखते हैं तो क्या होता है, H+ और एसीटेट के अंदर ये आयोनाइज्ड रहता है. लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आयन कंप्लीट रूप से आयोनाइज्ड नहीं हुआ. ये हाइड्रोजन आयन इसके यहाँ पर इस मैथिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जिसे CH3 के फॉर्म में आपने लिखा है. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो HCO3 ये कार्बोनेट आयन बना और हाइड्रोजन आयन जो है वो अलग डिसोशिएट हुआ. लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर इसमें भी कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ. यहाँ पर भी हाइड्रोजन कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ. इसके
संदर्भ में अगर इसको यहाँ पर देखेंगे तब आपको दिखेगा कि HCl के अंदर हाइड्रोजन और क्लोराइड जो दोनों हैं कंप्लीट रूप से आयोनाइज्ड हैं। H2SO4 के अंदर देखेंगे हाइड्रोजन और सल्फेट कंप्लीट रूप से आयोनाइज्ड हैं। HNO3 में अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रेट जो है वो कंप्लीट रूप से आयोनाइज्ड है। तो वी कैन से the acids which are completely ionized in aqueous solution is it called strong acid, and acids which are not completely ionized into the aqueous solution is called weak acid। तो आई होप आज का जो वीडियो था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। अगला जो वीडियो आएगा वो बेस पर आएगा, और इसके अलावा जो बायोलॉजी के जो वीडियो चल रहे हैं मेरे कंटिन्यू वो चलेंगे। ये जनरल साइंस के वीडियो हैं जो अबाउट 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और अदर जो कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो प्लीज़ कीप एट कंटिन्यू, आप लोग इसको कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।